गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कल आपके ग्रुप में आपका जो पाठ्यक्रम था, सिलेबस जो था वो शेयर किया, क्योंकि सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस में मैंने आपको बताया कि आपका जो सिलेबस है वो 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें अनुराग किताब जो है उसमें काव्य हैं, जिसमें सिर्फ 10 कवि ही हमने पढ़ने हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके साथ व्याकरण है एक भाग, जिसमें वर्ण विचार, संधि, समास इत्यादि है। और फिर एक गद्य भाग है आपका, जिसमें सिर्फ 4 निबंध हैं आपके। और उसके बाद जो 4th वाला भाग है उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है। 11th में आपने पढ़ा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो था उसका काल विभाजन पढ़ा था, जिसमें आपने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन को पढ़ते हुए 3 जो इसके मुख्य काल थे, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल को आपने विस्तार पूर्वक पढ़ा था, लेकिन आधुनिक काल को नहीं पढ़ा था। और यह आपकी जो 12th क्लास है इसमें आपके पाठ्यक्रम में जो है वो सम्मिलित है। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में सिर्फ आपका जो आधुनिक काल है वही आपके सिलेबस में है। तो चलिए हम आज जो ये आपका 4th मुख्य भाग जो है सिलेबस का, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आपके एग्ज़ाम में 18 मार्क्स का आएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है ये आपके सिलेबस का। और इसके जो 7, 8, 10 क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रश्न बनेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज हम आधुनिक काल जो है उसको शुरू करेंगे। जो सबसे पहला जो है आपका आधुनिक काल का वो रहेगा कि आधुनिक काल जो है, किसी भी काल के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि जो है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका प्रश्न रहेगा वो यही रहेगा कि आधुनिक काल की जो पृष्ठभूमि है वो कैसे तैयार हुई। पृष्ठभूमि से आप को बता दूं कि पृष्ठभूमि होती है आधार। किसी भी नाम को या किसी भी युग को आने में कई साल लगते हैं, ना कि वो एकदम से आ जाता है। इसलिए उसका आधार क्या रहा, आधुनिक काल का जो है वो पृष्ठभूमि जो है वो क्या रही, ये इसको आधुनिक काल का नाम क्यों दिया गया। तो ये मैंने कुछ जो है एक नोट किया है। आप इसको ध्यान से वीडियो को देखते हुए इसको भी देखें कि ये मैंने लिखा है इधर पृष्ठभूमि, तो इसके आगे मैंने लिखा हुआ है संघर्ष काल, राष्ट्रीय भावना एवं नए विचारों का जन्म, और नीचे लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो उसके आगे मैंने लिखा हुआ है जनक। ये इस चीज़ के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो इसकी पृष्ठभूमि है, जो आधुनिक काल है, इसको संघर्ष काल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? जैसा कि हम सब जानते हैं कि 19वीं शताब्दी जो है वो हमारे लिए संघर्ष काल ही था, क्योंकि तब हमारे भारत में जो था वो अंग्रेजी शासन था, हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। इसलिए सारी तरफ जो था, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो देश की ग़ुलामी जो है वो सह नहीं पा रहे थे, वो भी जो है वो अनेकों प्रयास कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे। इसलिए इसकी जो पृष्ठभूमि है, जो आधार है, जो आधुनिक काल की तरफ जब हम बढ़ रहे थे तो ये इसमें बहुत ही संघर्ष करना पड़ा हमें, बहुत ही आंदोलन जो है वो चलाए गए इसके लिए। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत सारे जो हैं आंदोलन चलाए, तब जा कर के हम जो है ब्रिटिश सरकार से अपने देश को बचा पाए। इसलिए इसकी जो पृष्ठभूमि है वो राष्ट्रवादी भावना और संघर्षों से भरी हुई है। इसलिए ये मैंने लिखा है संघर्ष काल, राष्ट्रीय भावना। और इसमें सिर्फ स्वतंत्रता जो सेनानी थे, इसमें जो हमारे हिंदी साहित्य जो है, हिंदी साहित्य के जो कवि थे, लेखक जो थे, उन्होंने किस प्रकार सहयोग दिया इसमें, वो जो है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा।
वही जो पृष्ठभूमि जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अन्य जो सेनानी थे वो हथियारों के साथ, अपने जोश के साथ लड़ रहे थे, तो जो हमारे लेखक, जो कवि जो थे, वो उनको हिंदी साहित्य में उतार रहे थे, उनको हिंदी साहित्य में स्थान दे रहे थे। कहने का भाव ये है कि वो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी कहानियों, नाटकों में जो है राष्ट्रीय भावना का निर्माण कर रहे थे। मतलब लोगों में राष्ट्र भावना बढ़ रहे थे कि हम जो है राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर हम अपने देश को गुलामी से बचा सकें। तो इस प्रकार जो है हमारे जो 1850 ईस्वी से जो 1900 ईस्वी तक का जो समय रहा, ये एक संघर्ष काल का समय था। और हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें बड़े संघर्षों के बाद जो है हमने आज़ादी प्राप्त की। तो ये सारा समय जो था ये संघर्ष का काल ही था। इसलिए इसकी पृष्ठभूमि जो है वो संघर्षों से भरी है, राष्ट्रीय भावना से भरी है, नए विचारों से जो है वो भरी हुई है। तो रही बात भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जिसको हम जनक के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि 1850 से 1900 ईस्वी का समय जो था ये भारतेंदु जी के नाम ही रहा, क्योंकि इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस जो 1850 से 1900 ईस्वी तक जो है इनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय भावना का और नए विचारों का जो है अपने साहित्य में उन्होंने उनको स्थान दिया और लोगों में जागृति लाने का प्रयास किया। तो ये तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसकी पृष्ठभूमि है, जिसमें संघर्ष भरा हुआ है, राष्ट्रीय भावना भरी हुई है। ये आपका एक प्रश्न रहेगा, जिसको जो मैं आपके ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा इस मटेरियल को लिखकर, जिसका जो प्रश्न रहेगा कि आधुनिक काल की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए, वो मैं खुद लिखकर जो है वो आपको शेयर कर दूंगा। इसको समझाना तो मैंने थोड़ा सा इसको आपको समझा दिया है। तो इसके साथ आधुनिक काल की आज हम पढ़ेंगे परिभाषा। किसी भी युग की अगर हम बात करें तो उसकी परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो आधुनिक काल है उसकी परिभाषा, जो सबसे बड़ी परिभाषा ये है कि इस युग को गद्य काल का नाम दिया गया। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, हिंदी साहित्य को जो है दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, जैसे गद्य और पद्य, गद्यांश और पद्यांश। पहले जो था, इससे पहले जो था वो पद्यांश पर जोर था, कविताओं पर ज़्यादा जोर था। लेकिन इस युग में आकर के जैसे कहानी, नाटकों, उपन्यास इत्यादि पर जो है जोर दिया गया। इसलिए आधुनिक काल को गद्य काल एवं नवीन युग के नाम से जाना गया। नवीन मीन्स आधुनिक, हम जानते ही हैं आधुनिक युग जो है वो विज्ञान का युग है, मतलब इसमें विकास होने लगा। और जो कवि जो हैं, लेखक जो हैं, वो सभी स्वतंत्र होकर लिखने लगे। मतलब उन्होंने अंग्रेजों के प्रति आक्रोश जो है अपने साहित्य में उन्होंने भरा, जिनको पढ़ करके जो हमारा समाज है वो ताकि चेंज हो सके, उसमें बदलाव आ सके और वो जो है उनके साथ लड़ सके। इसलिए आधुनिक काल को जो है ये इसकी मुख्य परिभाषा है कि इसको गद्य काल और नवीन युग के नाम से जाना जाता है। और 1850, यहाँ से मैंने लिखा है 1850 ईस्वी से जो अब तक का समय जो है इसको हम आधुनिक काल के नाम से जाने जाते हैं, आधुनिक काल ही हम कहते हैं। इसके साथ हम इसका जो अगला प्रश्न रहेगा वो ये होगा कि वर्गीकरण। आधुनिक काल को भी मुख्य भागों में बांटा गया, कुछ भागों में इसको भी विभाजित किया गया, इसका भी वर्गीकरण किया गया। जैसे आप हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का वर्गीकरण करते थे, इसी प्रकार यहाँ पर जो है आधुनिक काल को भी कुछ मुख्य जो है भागों में बांटा गया है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में है। ये प्रश्न मैंने अपनी तरफ से लिख करके नोट्स बना लिए हैं, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप इसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं। परिभाषा को हमने समझा है, तो वर्गीकरण जो है इसका सबसे पहले जो है इसको भारतेंदु युग में बांटा गया, जिसकी समय सीमा जो थी 1850 से 1900 ईस्वी तक रही। उसके बाद द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक। उसके बाद छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी तक। उसके बाद प्रगतिवाद युग जो है वो आया
1936 से 1943 तक, 1943 ईस्वी तक जो है ये। उसके बाद प्रयोगवाद 1943 से 1955 ईस्वी तक। फिर उसके बाद नई कविता 1955 से 1980 तक, और लास्ट में जो है समकालीन युग 1980 से अब तक का जो समय है, इसको हम समकालीन युग के नाम से जानते हैं। लेकिन इस में आपने एक विशेष ध्यान देना है, सभी जो स्टूडेंट्स हैं इसका ध्यान रखें आप। पाठ्यक्रम में मैंने कल भी शेयर किया है, इसमें जो जितना भी इसका वर्गीकरण है, इसमें हम सिर्फ प्रयोगवाद तक ही पढ़ेंगे। नई कविता और समकालीन युग जो है ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। ये सारे जो 5 क्वेश्चन बनेंगे आपके, इसके वार्तेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनकी भी मुख्यगत विशेषताएं ही रहेंगी। वो आगे मैं आपको प्रश्न शेयर कर दूंगा जब हम नेक्स्ट जो है आपको लेसन में डिलीवर करूंगा, तब आपको मैं समझा दूंगा। तो ये जो था आज का टॉपिक है आपका मेन मुख्य जो है हिंदी साहित्य के इतिहास की जो शुरुआत। आपने जो फर्स्ट प्रश्न है वो है पृष्ठभूमि जो है उस पर प्रकाश डालना है, और आधुनिक काल की परिभाषा एवं वर्गीकरण पर प्रकाश डालना है। इन प्रश्नों को मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ये सिर्फ मैंने थोड़ा सा समझाना था आपको, इसलिए मैंने थोड़ा सा नोट किया है और आपको समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो आगे का जो है हम जो नया टॉपिक होगा वो हम कल शुरू करेंगे। थैंक्स।